दो भाइयों में जमीन का टुकड़ा। एक दिन हार के वो दिन आ ही गया। उसका दिन था। सुबह सवेरे तड़के ही रमेश ने पिताजी पन्नालाल को नहला धुला कर टूटी सी खटिया पर बैठा दिया। पंच पटेल आने वाले ही थे। आजकल के पंच कैसे होते हैं वह बताने की जरूरत नहीं है। कहने को तो पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। सही को सही और गलत को गलत ठहरने वाले बिरले ही मिलते हैं। आस पड़ोस रिश्तेदारों में कई पंच पटेल आए। जैसा कि कोई भी प्रोग्राम हो रमेश के खेत में ही हुआ करता था। इससे श्याम को फायदा ये होता था कि उसके घर का रोटी पानी का खर्चा बच जाया करता था। दूसरी तरफ खेत में खुली जगह मिल जाती थी, लेकिन रमेश को इससे कोई ग्लानि नहीं होती थी। अतः इस बार भी पंच पटेल खेत में ही जमा हुए हैं। बड़ी बड़ी मूंछें व सफेद धोती कुर्ता पहने मानो बगुले लग रहे थे। जाजम बिछाई गई। भैंस के दूध की मलाई मार के उबलती हुई चाय पानी, गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी व अन्य खाना पीना सब रमेश के घर से ही आ रहा था। बेचारा पन्नालाल खटिया पर बैठा बैठा सब देख रहा था। वह एक फटी सी बंदी जेब वाली बनियान पहना हुआ था। पन्नालाल को ऐसा लग रहा था कि बंटवारा जमीन का नहीं उसके शरीर का होने वाला है। आजकल के पटेल होते ही ऐसे हैं। वह केवल दोनों पक्षों को कैसे तैसे करके निपटारा करवाना चाहते हैं। सही क्या है गलत क्या है वो मायने नहीं रखता है। कमजोर व गरीब पक्ष को ही हमेशा दबाया जाता है। कभी रमेश को पूछे तो कभी श्याम को पूछे, लेकिन जिसकी जमीन है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था। न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है कि जिसकी जमीन है उसकी सहमति अति आवश्यक है, लेकिन पंच पटेल तो परमेश्वर ठहरे। जमीन का आपस में बंटवारा हुआ। एक जायज जमीन थी, वो रमेश को दे दी गई क्योंकि रमेश ने उसी जमीन के पास अपनी जमीन में कुआं बना लिया था और खेती करना शुरू कर दिया था। और जो अन्य टुकड़े थे जो कि मुख्य सड़क पर स्थित थे वह कीमती भी थे, वह श्याम को दे दी गई। बूढ़े माता पिता को तो बेशक रमेश के पास ही रखना था। अब रहा पुश्तैनी मकान जिसमें पन्नालाल रमेश के साथ वह श्याम भी अलग अलग कमरों में रहा करते थे, वो श्याम के हिस्से में दे दिया गया। जैसे ही मकान का बंटवारा हुआ पन्नालाल पंचों के पास छाती फाड़कर रोने लगा, जैसे कि उसके खुद के टुकड़े हो गए हो। आज पन्नालाल आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि जिस मकान में उसने भाग भाग करके पत्थर लगाए थे, जिस मकान को उसने अपनी मेहनत के खून से सींचा हो, जिस मकान की हर ईंट में उसकी आत्मा बसती हो, उसी मकान में उसे रहने के लिए एक कमरा भी नहीं दिया गया है। वो पंच पटेलों के फैसलों से कतई सहमत नहीं था। वैसे तो सहमत श्याम भी नहीं था। पूरा पुश्तैनी मकान मिलने के बाद भी उसको तो कुएं वाली आधी जमीन चाहिए ताकि कुआं में भी हिस्से की मांग पूरी हो जाए, जबकि कुआं तो रमेश ने बनवाया था। रमेश भी खुश नहीं था क्योंकि कीमती जमीन वो मकान तो श्याम को दे दिया जा रहा था। कैसा फैसला था कोई खुश नहीं था, लेकिन पंच पटेल अपने मूंछों पर ताव दे रहे थे मानो उनकी जीत हुई हो। दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं हो, अतः चुपचाप इस दर्द को पन्नालाल ने अपने सीने में दबाए रखा और कुछ वर्ष बाद की चल बसा। पटेलों के समझाने पर रमेश ने तो जो भी फैसला सुनाया गया उसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था। लेकिन श्याम करीब 15 से 16 साल तक रमेश से यही कहता रहता था कि उसको कुछ नहीं दिया। उसका मन कुएं वाली जमीन में अटका हुआ था जो कि रमेश की खुद की थी। रमेश भी हमेशा यही कहता रहता था कि कभी भी दोबारा जैसा वो चाहे वैसा फैसला कर ले, लेकिन लड़ाई झगड़े को खत्म कर दे। समय बीतता गया। रमेश ने फिर साहूकार से कर्ज लेकर खुद की जमीन गिरवी रखकर पक्का 1 से 2 कमरे खेत में ही बना लिया। हालांकि पक्के कमरों की हैसियत नहीं थी, लेकिन वो कुदरत व भगवान की परीक्षाओं से मजबूर था, जो कि उसने पिछले कुछ सालों में कच्चे झोपड़ी में झेली थी। एक बार तो सब कुछ आग में स्वाहा हो गया था। दोबारा ऐसी ही कच्ची झोपड़ी में अपने दूध पीते बच्चों को लेकर रहने की उसकी हिम्मत नहीं बन पा रही थी। धीरे धीरे मेहनत के खेत खलियान देख करके रमेश कभी कभार खुश हो लिया करता था कि अब जीवन में शांति मिल जाएगी, लेकिन उसकी खुशी हमेशा कुछ ही पल की रहती। फसल काटने के तुरंत बाद ही साहूकार का मोटा तगड़ा आदमी आकर रास अनाज का ढेर पर ही कम दामों में पूरी फसल का मोल तोल कर लेता। बेचारा रमेश को खाने का अनाज भी कभी कभार को साहूकार से वापस अपने ही गेहूं ऊंचे दामों में खरीदना पड़ता।